गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बच्चा महाजनपद। तो चलिए हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको टॉपिक मालूम चल चुका है कि हम इस वीडियो के अंदर जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चा महाजनपद। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है बच्चा। प्रश्न ये है कि हम महाजनपद किसे कहेंगे। क्लियर है ना। क्या प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि हमारे टॉपिक का नाम महाजनपद है, तो महाजनपद एक्चुअल में कहते किसे हैं। क्लियर है ना बच्चा। तो देखिए बच्चा, महाजनपद किसे कहेंगे। हम महाजनपद ऐसे राज्यों को कहेंगे। महाजनपद हम ऐसे राज्यों को कहेंगे जो कि विशाल एवं शक्तिशाली होंगे। ठीक है, कैसे होंगे बच्चा। विशाल एवं शक्तिशाली होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे राज्यों को या ऐसे जनपदों को हम महाजनपद कहेंगे। क्लियर है। अब बात, एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि हमने प्रश्न कौन सा किया पहले, कि हम बात कर रहे हैं महाजनपदों की, तो हम कैसे राज्यों को हम महाजनपद की संज्ञा देंगे। क्लियर है। तो हमने आंसर दिया कि हम ऐसे राज्यों को महाजनपद कहेंगे जो भूभाग में या विस्तार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल होंगे, बड़े होंगे और एक शक्तिशाली साम्राज्य को रिप्रेजेंट करते होंगे। ऐसे राज्यों को हम महाजनपद कहेंगे। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो हम आगे बात करेंगे बच्चा कि महाजनपद शब्द जो है वो कहाँ से आया है ना। तो देखिए बच्चा, आपने जस्ट इससे पहले वैदिक सभ्यता पढ़ी हुई है। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ी है वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ा है बच्चा, आपने पढ़ी है वैदिक सभ्यता। इसके आपने दो भाग पढ़े हैं। एक भाग आपने पढ़ा है ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ा है आपने, ऋग्वैदिक काल, है ना। और सेकेंड पढ़ा है बच्चा आपने उत्तर वैदिक काल। यही पढ़ा है ना आपने बच्चा। कौन सा पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। चलिए देखिए बच्चा, ऋग्वैदिक काल में जो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता पूरी की पूरी किनकी है, आर्यों की। और आर्य बच्चा भारत में आए थे, लेकिन भारत में तो आए, लेकिन किस फॉर्मेट में भारत आए, कबीले के फॉर्मेट में भारत आए। ठीक है, भारत आए, भारत में बसे। कहाँ पर बसे, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। लेकिन किस में बसे थे, बसे थे कबीले में। देखिए बच्चा, कबीले को हम एक और नाम देते हैं। कबीले को हम बोलते हैं जन, है ना। क्या बोलते हैं, जन। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य रहा करते थे वो रहा करते थे कबीलों में। अब बच्चा आगे चल के ये जो कबीला है जिसे हमने नाम दिया है जन, ये जन आगे चलकर बच्चा बन जाता है जनपद। क्या बन जाता है बच्चा, जनपद। ठीक है। अब यहाँ पर जन और जनपद में डिफरेंस क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चा, जन जो होता है, जन जो होता है, इट मीन्स जो कबीला होता है उसमें स्थायित्व नहीं होता है। वो एक निश्चित भूभाग में रहकर अपना जीवन यापन नहीं करता है। वो लगातार अपने प्लेस को चेंज करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए पलायन करता रहता है। लेकिन बच्चा समय के साथ साथ हमेशा जो भी सभ्यता की हम बात करते हैं, वो सभ्यता समय के साथ साथ अपना विकास कर लेती है। तो यहाँ पर बात वैदिक सभ्यता की थी। तो वैदिक सभ्यता ने भी धीरे धीरे करके विकास किया, और जो लोगों में, आर्यों में, जो आर्यों के जो कबीले थे उनमें जो पलायन करने का जो नजरिया था वो बदला। और अब जो आर्य थे वो कबीले में तो रहे, लेकिन उन्होंने एक विशाल भूभाग पर अपना
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र का विकास किया और एक निश्चित भूभाग पर अपनी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया। तो इस प्रकार से बच्चा जन बना जनपद। जनपद को हम नेक्स्ट फॉर्मेट हम जान सकते हैं राज्य से, मतलब अब जो कबीला था वो एक राज्य के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन बच्चा जनपद में तो बटा, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारे जनपद हुआ करते थे। क्लियर है? जब जन से उन्होंने जनपद का निर्माण किया, इट मीन्स एक कबीले से राज्य का निर्माण किया, तो भारत में बहुत सारे राज्य निर्मित हो चुके थे। लेकिन बच्चा जो राज्य आगे चलकर शक्तिशाली हुए और उन्होंने बहुत सारे जनपदों को अपने में मिलाने की कोशिश करी, ठीक है, और मिलाया भी। इस प्रकार से जो छोटे छोटे जनपद थे वो एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील हो गए। तो ऐसे जनपद जो आगे चलकर एक विशाल भूभाग पर एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करते हैं, वो सभी जनपद बच्चा, वो सभी जनपद कहलाए महाजनपद। क्या कहलाए बच्चा? महाजनपद। तो इस प्रकार से बच्चा जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। और इस प्रकार जब भारत में महाजनपदों का निर्माण हुआ, ठीक है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इस प्रकार से इंक्लूडिंग विद पाकिस्तान भारत में कुल 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में कितनी महाजनपदों का उदय हुआ? कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से बच्चा 2 महाजनपद जो हैं वो वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो 2 महाजनपद बच्चा पाकिस्तान में चली जाती हैं और बची कितनी? 14 महाजनपद, जो कि किसका हिस्सा मानी जाएंगी बच्चा? भारत का हिस्सा। क्लियर है? तो इस प्रकार से भारत में 16 महाजनपदों की हम बात करेंगे, जिसमें से अगर वर्तमान दृष्टिकोण को देखें तो 2 जो महाजनपद हैं वो पाकिस्तान के अंदर चली जाएंगी और 14 जो महाजनपद है वो वर्तमान भारत के अंदर शामिल हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर बच्चा बात आती है कि 16 महाजनपदों में कौन सी महाजनपद पाकिस्तान में है और कौन सी महाजनपद भारत में है। तो देखिए 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो उनमें 14 महाजनपद शामिल होंगे, लेकिन 2 महाजनपदों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक महाजनपद बच्चा होगा कौन सा? कंबोज। कौन सा होगा? कंबोज, जिसकी राजधानी बच्चा होगी हाटक। ठीक है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। और एक बच्चा जो महाजनपद होगी वो होगी आपकी कौन सी? होगी आपकी गांधार। ठीक है, ये 2 महाजनपद जो है वो पाकिस्तान में आती हैं वर्तमान में। तो गांधार की जो राजधानी है बच्चा वो है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला का संबंध जो है वो मौर्य साम्राज्य से बहुत ही गहरा संबंध माना गया है, क्योंकि तक्षशिला का संबंध चाणक्य के साथ है और चाणक्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 2 कंबोज और गांधार जो 2 महाजनपद हैं वो जो कि पाकिस्तान के अंदर आएंगी, और बाकी की जो बची हुई 14 महाजनपद हैं वो भारत का हिस्सा मानी जाएंगी। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चे, ये हमने यहाँ पर इसको इरेज कर लिया है ना, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेस नहीं है तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है बच्चा, चलिए, तो हमने यहाँ पर किसकी बात करना है? हमको बात करना है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है कि भारत में कुल कितनी महाजनपद हैं बच्चा? टोटल है 16 महाजनपद। ठीक है, अब बच्चा इन 16 महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी भी प्राप्त होती है। तो जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? जानकारी बच्चा हमको प्राप्त होती है बौद्ध साहित्य से। ठीक है, और हमको जानकारी मिलती है बच्चा जैन साहित्य से। ठीक है, और हमको जानकारी मिलती है जैन साहित्य से, और हमको जानकारी मिलती है कुछ ऐतिहासिक साहित्यों से, जिसमें शामिल कुछ किताबें शामिल होंगी। ठीक है,
और इसके अलावा एक संगम काल का जो साहित्य है शिल्पादिकारम, कौन सा, शिल्पादिकारम, इससे हमको महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि भारत में किस प्रकार 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और भारत में ये जानकारी भी हमको मिलती है कि भारत में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ये नजर आ रहा है आपको, हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया है, उम्मीद करते हैं, मानते हैं कि आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए हमको जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं। जानकारी के सोर्स आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कौन कौन से हैं कि बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो महाजनपदों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा बच्चा भगवती सूत्र जो है ये भी आपको महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी, यहाँ से भी हमको महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? इसके अलावा अभी जस्ट बताया आपको कि संगम साहित्य की एक किताब है या एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकारम। ठीक है, शिल्पादिकारम से भी हमको भारत में उदित जो महाजनपद हैं उस समय की जो विशाल साम्राज्य हैं, 16 जो साम्राज्य हैं जिन्हें हमने महाजनपद नाम दिया है, उनकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिल जाती है। क्लियर है? तो इस स्लाइड में आपने क्या क्या सीख लिया है कि हम कैसे राज्यों को या कैसे जनपदों को महाजनपद कहेंगे। हम ऐसे राज्यों या जनपदों को महाजनपद कहेंगे जो विशाल होंगे, भूभाग की दृष्टिकोण से विशाल होंगे और एक शक्तिशाली साम्राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हम ऐसे राज्यों को महाजनपद कहेंगे। इसके अलावा हमने आगे ये देखा कि कैसे महाजनपदों का उदय हुआ। तो उदय के लिए हमने क्या बताया कि वैदिक सभ्यता के चूंकि 2 भाग थे, एक भाग आपका ऋग्वैदिक काल था और दूसरा भाग आपका उत्तर वैदिक काल था। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो हैं वो कबीले में आकर बसे थे, अर्थात हम कबीले को जन भी बोल सकते हैं। तो जो जन था या जो कबीला था वो जो है वो एक स्थायित्व अपने में नहीं रखता था। इट मीन्स वो लगातार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पलायन करता रहता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, कबीला जो जन था उसमें स्थायित्व आया और उन्होंने एक राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जन से जनपद बन गया। इट मीन्स राज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया और जो आर्य थे उनमें स्थायित्व की प्रणाली विकसित हो गई। अब बच्चा जन जो थे, जन तो बहुत सारे हुए, भारत में बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके जो राज्य थे उनमें साम्राज्य विस्तार की भावना आई और उन्होंने एक दूसरे पर अटैक किया और इस प्रकार से जो राज्य थे उन्होंने एक दूसरे को अपने में मिलाना या अपने में विलय करना शुरू कर दिया और इस प्रकार जो जनपद थे, जो छोटे छोटे जनपद थे, वो अब विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील होना शुरू हो गए। तो इस प्रकार से जनपद जो हैं वो क्या करते हैं, एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में तब्दील होते हैं और जो राज्य विशाल और शक्तिशाली बन जाते हैं उनको हमने नाम दिया है महाजनपद। और इस प्रकार से पूरा भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बट जाता है। ठीक है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। अब अगर वर्तमान दृष्टिकोण से देखें बच्चा, तो हमने जस्ट अभी बताया कि पाकिस्तान में टोटल 2 महाजनपद और वर्तमान भारत के अंदर टोटल 14 महाजनपदों की बात आती है। यहाँ पर हमने पाकिस्तान के अंदर 2 महाजनपद कौन कौन सी बताई हैं, एक कंबोज बताई है और एक आपको गांधार बताई है। कंबोज की राजधानी आपको हमने हाटक बताई थी और इसकी गांधार की राजधानी हमने आपको तक्षशिला बताई थी। ठीक है, आगे भी मिलेगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप सिर्फ इतना सा सीख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने चीज़ें साथ ही साथ नोट भी कर ली हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर और हमने क्या सीखा कि हमको महाजनपदों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल जाती है। महाजनपदों की जानकारी हमको बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य
और कहाँ से, संगम साहित्य से बौद्ध महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है, जिसमें बौद्ध साहित्य के अंदर हमको अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जैन साहित्य से हमको, जैन साहित्य जो भगवती सूत्र है, यहाँ से हमको महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमको महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। और संगम साहित्य के शिल्पाधिकारम से भी हमको महाजनपद की जानकारी मिल जाती है। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो देखिए, पहली हमारी जनपद जो है वो अंग है। इसकी राजधानी और क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है और इसका जो क्षेत्र है वो भागलपुर बिहार का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है? अंग जो महाजनपद है, ये जनपद भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद माना जाता है। क्लियर है? अंग महाजनपद भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद माना जाता है और अंग महाजनपद अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण इसे बौद्ध साहित्य में वाणिज्यम कहा गया है। जिस कारण इसे बौद्ध साहित्य में वाणिज्यम कहा गया है। क्लियर है बच्चा? चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप नोट भी कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए बच्चा, आप साथ ही साथ हमारे नोट करिए। यकीन मानिए आपको एक बेहतरीन नोट बनकर, आपका एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बार बार फिर कभी भी हिस्ट्री का नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चे, यहाँ पर हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर देते हैं जो आपके पिछले पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर ये 2 नोट आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है बच्चा? तो आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो सीरीज़ के अंदर जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे, इन सभी वीडियोस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक बेहतरीन हिस्ट्री का नोट बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या होगी बच्चा? उसकी राजधानी होगी चंपा और क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र होगा भागलपुर बिहार का क्षेत्र जो है वो अंग महाजनपद का क्षेत्र बनेगा। अंग महाजनपद जो है वो भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद माना जाता है और इसी के साथ ही अंग महाजनपद अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण बौद्ध साहित्य में इसे वाणिज्यम कहा गया है। क्लियर है बच्चा? तो फिर चलते हैं हम अगली महाजनपद पर। देखिए बच्चा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद है। कौन सी महाजनपद है? ये महाजनपद है आपकी मगध महाजनपद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए। हालांकि इम्पोर्टेंट तो ये भी है आपके लिए। ठीक है, तो मगध महाजनपद आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग आप जब प्राचीन भारत की आप जब बात करेंगे तो इसका लगभग 70% हिस्सा हम मगध महाजनपद के अंदर ही पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चा? तो मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इसकी पहले जो राजधानी थी वो ग्रीब्रिज या राजगृह मानी जाती थी, लेकिन बाद में इस मगध महाजनपद की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। पाटलिपुत्र को बच्चा बात करें तो वर्तमान में हम पटना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वर्तमान में इसे हम पटना कहते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र जो है वो क्षेत्र बच्चा कौन सा है? पटना। तो मगध महाजनपद का क्षेत्र कौन सा हुआ बच्चा? मगध महाजनपद का क्षेत्र हुआ पटना। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप हमारे साथ ही साथ अपना नोट भी तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिर चलते हैं हम अगली महाजनपद के ऊपर। तो देखिए, हमारी अगली महाजनपद कौन सी है बच्चा? काशी है। ठीक है, अगली महाजनपद कौन सी है? काशी है, जिसकी राजधानी क्या है बच्चा? वाराणसी। और वाराणसी को बच्चा हम क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके का है, तो स्टैटिक जीके जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उस दौरान ये सारे फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर है? तो काशी महाजनपद जो है बच्चा, इसकी राजधानी क्या है बच्चा? इसकी राजधानी है वाराणसी और क्षेत्र भी इसका कौन सा होगा बच्चा? इसका क्षेत्र होगा वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है? यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और ये वाला। क्या है बच्चा? कि मगध महाजनपद के उत्कर्ष से पूर्व अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वो था आपका काशी। और क्या है बच्चा? कि काशी शब्द का जो प्रयोग है वो अथर्ववेद के अंदर सर्वप्रथम किया गया था।
क्लियर है। तो काशी शब्द का जो प्रयोग है बच्चा वो अथर्ववेद में सर्वप्रथम किया गया था। क्लियर है। चलिए आपने नोट भी कर लिया है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद पर। देखिए अगली महाजनपद है हमारी कौन सी, अगली महाजनपद है हमारी वत्स। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है बच्चा, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। और इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है बच्चा, वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है आपका, वत्स महाजनपद का क्षेत्र। क्लियर है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि काशी महाजनपद की राजधानी क्या है, वाराणसी है। क्षेत्र इसका वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। मगध महाजनपद के उत्कर्ष से पूर्व अगर कोई शक्तिशाली महाजनपद थी तो वो काशी थी। अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद अगली महाजनपद हमने कौन सी पढ़ी, वत्स महाजनपद पढ़ी, जिसकी राजधानी क्या है बच्चा, कौशाम्बी है। और क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र है आपका इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है। अब देखिए बच्चा वत्स महाजनपद है, ये भी एक पूर्वी महाजनपद है, पूर्वी महाजनपद है। ठीक है, वत्स महाजनपद जो है बच्चा वो भी एक पूर्वी महाजनपद माना जाता है। हालांकि सबसे पूर्वी महाजनपद तो अंग है, लेकिन वत्स भी एक पूर्वी महाजनपद माना जाता है। क्लियर है बच्चा। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई है। तो फिर चलते हैं हम अगली महाजनपद पर। ठीक है बच्चा, देखिए अगली महाजनपद हमारे सामने कौन सी है, बज्जी। ठीक है, बज्जी महाजनपद है। और बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है बच्चा वो कौन है, राजधानी, राजधानी है आपकी वैशाली। और बज्जी महाजनपद के अगर क्षेत्र की बात करें हम, अगर बज्जी महाजनपद के क्षेत्र की बात करें तो बज्जी महाजनपद का जो क्षेत्र है वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है ना। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने सीखा कि बज्जी महाजनपद जो है उसकी राजधानी क्या है बच्चे, उसकी राजधानी है वैशाली। और क्षेत्र क्या है बच्चे, क्षेत्र है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है। देखिए बच्चा पूरी की पूरी महाजनपद आपको मैप पर भी बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको उसके लिए वेट करना होगा। हम आपको यहाँ पर मैप ज़्यादा इसलिए नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हम ये मानते हैं कि अभी आपको भारत के सभी राज्यों और उन राज्यों के ज़िलों की लोकेशन नहीं मालूम है। जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी, हमारे द्वारा बता दी जाएंगी, तो फिर उसके बाद हम अगेन महाजनपदों पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सी महाजनपद मैप में किस ओर जा रही है और किस क्षेत्र में जा रही है। क्लियर है। आपको हम जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं एक राइट वे में और एक स्ट्रेटजी के तहत बता रहे हैं। हम चाहें तो व्यूज़ बटोरने के लिए कोई भी कंटेंट, कुछ भी कंटेंट आपको बता सकते हैं ताकि आपको मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहेंगे। आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, ताकि आपका जब भी नोट्स बनकर तैयार हो और आप पेपर देने जाएं तो आपको लगे कि हमने कुछ वाकई में कहीं से सीखा है। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको P/P क्वेश्चंस की सीरीज चला देते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा देते हैं और उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री के वही कंटेंट आपको पढ़ाते हैं जिसमें वाकई में स्टूडेंट को मज़ा आता है, मजाक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो बिल्कुल ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपका कंटेंट रहेगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि बज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या होगी बच्चे, इसकी राजधानी होगी वैशाली और क्षेत्र कौन सा होगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है। चलिए अगली महाजनपद की हम बात करेंगे तो अगली महाजनपद होगी हमारी कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी की बात करें तो राजधानी है बच्चा आपकी श्रावस्ती और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र होगा बच्चा फैजाबाद का क्षेत्र, जो कि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ये जो है क्षेत्र जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ठीक है बच्चा, ये जो फैजाबाद है वर्तमान में चूड़ियों के लिए फेमस माना गया है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर इससे इस महाजनपद से रिलेटेड 2 नोट आपको दिए गए हैं। ये 2 नोट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
क्लियर है। तो कौशल महाजनपद के जो खंडहर हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं हमको, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो गोंडा जिला पड़ता है, गोंडा जिले के अंदर एक गांव है शहीद महेत, इस गांव में हमको कौशल महाजनपद के खंडहर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर श्रावस्ती भी बोल सकते हैं क्योंकि श्रावस्ती जो है वो इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि श्रावस्ती के खंडहर हमको उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शहीद महेत गांव में मिलते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि कौशल महाजनपद के खंडहर हमको उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शहीद महेत गांव में मिलते हैं। क्लियर है ना बच्चा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरयू नदी जो है वो कौशल साम्राज्य को या कौशल महाजनपद को दो भागों में बांटती है। क्लियर है। क्या सीखा हमने सीखा यहाँ पर कि कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती, क्षेत्र है फैजाबाद, इसके खंडहर कहाँ मिलते हैं, गोंडा जिले के शहीद महेत गांव में, और सरयू नदी जो है वो कौशल महाजनपद या कौशल राज्य को दो भागों में बांटती है। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहाँ से आपने चीज़ों को नोट कर लिया है और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो फिर बात करते हैं हम अगली महाजनपद की। तो देखिए बच्चा, अगली महाजनपद है हमारी अवंती महाजनपद, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी है बच्चा, वो राजधानी है उज्जैन। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो इसकी अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है बच्चा, उज्जैन है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो मालवा का क्षेत्र जो है वो अवंती महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है। क्या सीखा हमने सीखा कि अवंती महाजनपद की राजधानी होगी उज्जैन और क्षेत्र होगा मालवा। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो हम अगली महाजनपद की बात कर लेते हैं। तो हमारी अगली महाजनपद है मल्ल महाजनपद। ठीक है, इसका संबंध बच्चे ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महाजनपद का संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध के साथ है। किसके साथ है, महात्मा बुद्ध के साथ। ठीक है, मल्ल महाजनपद का संबंध माना गया है। ठीक है, अब कैसे संबंध होगा, जब हम बुद्ध धर्म पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे बौद्ध धर्म, और हम जान रहे होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, तो उस दौरान हम ये भी जानेंगे कि महात्मा बुद्ध का मल्ल की राजधानी से क्या कनेक्शन है या मल्ल साम्राज्य से क्या कनेक्शन है। क्लियर है। तो फिलहाल हम क्या जान रहे हैं कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है बच्चा। तो इसकी राजधानी है आपकी कुशावती और क्षेत्र क्या है बच्चा, देवरिया। ठीक है, हालांकि देवरिया जो क्षेत्र है वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मैप का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो इन इन्फॉर्मेशंस को, जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद करना है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर इस स्लाइड में आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि अवंती महाजनपद की राजधानी होगी उज्जैन और क्षेत्र होगा मालवा। सिमिलर यहाँ पर आगे हमने क्या सीखा है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी होगी कुशावती और क्षेत्र होगा देवरिया। क्लियर है। चलिए, तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और हम अगली महाजनपद की बात कर लेते हैं। अगली महाजनपद है बच्चा पांचाल, और इसकी राजधानी है अहिचछत्र और काम्पिल्य। क्षेत्र की बात करें तो पांचाल महाजनपद का जो क्षेत्र है वो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या बताई है हमने बताई है अहिचछत्र और काम्पिल्य। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है बच्चा कौन सा, बरेली और बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र। क्लियर है। तो फिर चलते हैं हम अगली महाजनपद पर। देखिए बच्चा, अगली महाजनपद है हमारी चेदी महाजनपद। कौन सी है बच्चा, चेदी महाजनपद। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है शुक्तमती, और क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा पांचाल महाजनपद क्या है, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी है अहिचछत्र और काम्पिल्य, क्षेत्र है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है। इसके बाद हमने जाना
चेदी महाजनपद के बारे में। तो चेदी महाजनपद की राजधानी होगी शुक्तमती और क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। क्लियर है। चलिए तो फिर बात करते हैं हम अगली महाजनपद के बारे में। देखिए बच्चा, अगली महाजनपद है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद का बच्चा अगर राजधानी की बात करें तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है बच्चा राजधानी? राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। क्या सीखा हमने कि कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है और क्षेत्र आपका आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है वो कुरु महाजनपद के क्षेत्र माने जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगली हमारी है मत्स्य महाजनपद, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद की अगर हम राजधानी की बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है बच्चा वो है विराटनगर। कौन सी है राजधानी? राजधानी है बच्चा विराटनगर और क्षेत्र जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ और इसका क्षेत्र होगा दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। इसके आगे हमने बात करी है मत्स्य महाजनपद की। तो इसकी राजधानी क्या होगी बच्चा? इसकी राजधानी होगी विराटनगर और क्षेत्र होगा जयपुर के आसपास का क्षेत्र। क्लियर है ना बच्चा? चलिए देखिए आगे हम बात करें तो हमने बात करते हैं अगली महाजनपद कौन सी है? हमारी है कंबोज महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या होगी बच्चा? इसकी राजधानी होगी हाटक और क्षेत्र होगा राजौरी और हजारा। ठीक है। आपको बताया था कि कंबोज जो महाजनपद है वो पाकिस्तान के अंदर आती है। कहाँ आती है बच्चा? पाकिस्तान के अंदर आती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप मैप देखें भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र ये आपका कंबोज है। ठीक है बच्चा, कंबोज। और इसकी राजधानी आपने देखी ली, इसकी राजधानी जो है वो क्या है बच्चा? इसकी राजधानी है हाटक। क्या है बच्चा? हाटक। ठीक है बच्चा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे की। देखिए नेक्स्ट हमारी राजधानी जो है वो कौन सी है? अस्मक। कौन सी अगली महाजनपद जो है बच्चा वो कौन सी है? हमारी महाजनपद है अस्मक। ठीक है, तो अस्मक महाजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है बच्चा? इसकी राजधानी है पोतन, या कई किसी जगह लिखा रहता है पाटिल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या है बच्चा? पोतन। और क्या हो सकती है? और पाटिल। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र है इसका बच्चा गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो अस्मक महाजनपद का क्षेत्र है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है कि अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अगर मैप में इसकी सिचुएशन देखें तो यहाँ आपको नजर आएगा क्या? यहाँ नजर आएगा आपको अस्मक महाजनपद। क्या नजर आएगा बच्चा? अस्मक महाजनपद। ठीक है, कौन सा महाजनपद नजर आएगा? अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी जो है बच्चा वो क्या होगी? इसकी राजधानी जो है वो होगी पोतन। क्या होगी बच्चा? पोतन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस स्लाइड से आपने क्या सीखा? इस स्लाइड से आपने सीखा कंबोज जो कि पाकिस्तान के अंदर आता है, इसकी राजधानी हाटक, क्षेत्र राजौरी एवं हजारा। ठीक है, अस्मक महाजनपद के बारे में क्या सीखा? कि इसकी राजधानी पोतन, क्षेत्र गोदावरी नदी का। नोट क्या सीखा हमने? यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या देखा कि जो अस्मक महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट महाजनपद कौन सी है? सूरसेन महाजनपद है। इसकी राजधानी बच्चा, इसकी राजधानी है मथुरा और क्षेत्र भी मथुरा का क्षेत्र जो है वो सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है। चलिए फिर आगे की बात करते हैं तो हमारे सामने लास्ट महाजनपद जो है वो कौन सी है? गांधार महाजनपद। ठीक है, कौन सी है? गांधार महाजनपद। तो ये भी बच्चा कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ती है पाकिस्तान में, है ना? कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में। और इसकी राजधानी तक्षशिला
और गांधार महाजनपद का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, रावलपिंडी एवं पेशावर का जो क्षेत्र है वो बच्चा क्या है, गांधार महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चा, अगर हम इस महाजनपद को मैप के दृष्टिकोण से देखें, देखिए बच्चे जो भी चीज़ें मैप में बताने के दृष्टिकोण से हमें इंपॉर्टेंट लगती है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको दिखी थी वो कौन सी दिखी थी, कंबोज दिखी थी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा इस साइड आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा गांधार, ठीक है। कौन सा मिलेगा, गांधार। तो ये जो दोनों आपकी महाजनपद हैं, ये दोनों की दोनों महाजनपद पाकिस्तान के अंदर आती हैं वर्तमान दृष्टिकोण से, ठीक है। कंबोज की राजधानी आपने देखी ही है, हाटक, और इसकी राजधानी होगी बच्चा क्या, तक्षशिला, ठीक है। इसकी राजधानी क्या होगी बच्चा, तक्षशिला, ठीक है। हालांकि तक्षशिला का जो संबंध है, क्योंकि तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था उस टाइम पे, तो तक्षशिला जो है इसका संबंध, तक्षशिला का संबंध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था। इसी के साथ ही तक्षशिला का संबंध चाणक्य के साथ भी है। तो इस प्रकार से हम इसको, तक्षशिला को मौर्य साम्राज्य से संबंधित करके भी देख सकते हैं, क्योंकि चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। इट मीन्स मौर्य साम्राज्य के लिए एक स्तंभ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 महाजनपदों की बात करी है, और इस स्लाइड में हमने 2 महाजनपदों की बात करी है, शूरसेन जो कि मथुरा की, जिसकी राजधानी मथुरा है और क्षेत्र भी इसका मथुरा का क्षेत्र है। गांधार ये जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है, राजधानी इसकी तक्षशिला है और क्षेत्र इसका रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र जो है वो गांधार का क्षेत्र, गांधार महाजनपद का क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है बच्चा, उम्मीद करते हैं ये 16 महाजनपद आपको समझ में आ गई हैं। और हमने यहाँ पर क्या सीखा, इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद कंबोज और गांधार, ये 2 महाजनपद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, और बाकी बची हुई 14 महाजनपद पूरे भारत के अंदर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि हमको इन 16 महाजनपदों में सिर्फ एक महाजनपद जो कि यहाँ पर है, कौन सी मिली, अस्मक। कौन सी, अस्मक। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत की, कहाँ की, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि, और आपको क्या मिला कि अस्मक जो है वो दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है। और क्या देखा कि आपको यहाँ पर इस साइड जब आएंगे आप, पूर्वी भारत में जब आएंगे, यहाँ जब आप आएंगे, ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ जब आएंगे आप, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में, यहाँ पर आपको एक महाजनपद मिलेगी जिसका नाम होगा अंग, ठीक है। अंग महाजनपद ये भारत की सबसे पूर्वी महाजनपद, ठीक है, महाजनपद है। जो क्या है ये भारत की सबसे पूर्वी महाजनपद है। कौन सी, अंग। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हमने बताई थी कौन सी, चंपा, जो कि अंग महाजनपद जो है वो अपने व्यापार के लिए फेमस था। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत की कुछ शक्तिशाली महाजनपदों के बारे में, जिनकी संख्या कितनी है, टोटल 4, ठीक है। टोटल शक्तिशाली महाजनपदों की संख्या जो है बच्चा वो कितनी है, 4। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। देखिए ये 4 महाजनपद हैं, मगध महाजनपद, वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद और अवंती महाजनपद, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी मगध महाजनपद आपके लिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मगध महाजनपद जो है वो लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने में मिला लेती है, और लगभग 70% प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो हम मगध साम्राज्य की गद्दी पर पढ़ते हैं। क्लियर बच्चा, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है 16 महाजनपद, ठीक है, और उनकी डिटेल्स, ठीक है, जो भी और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी उनको यहाँ पर डिस्कस किया है, और जितने भी हमारे PYP क्वेश्चंस थे और उनसे जो नोट बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। आप कभी ये मत सोचिए कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ लूसेंट का डेटा है, बच्चा नहीं, लूसेंट आपके लिए एक रेफरेंस के लिए बुक है। बाकी यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं जो आपके पिछले
किसी न किसी पेपर में पूछी गई है। क्लियर है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही इंक्लूड करी जाती हैं। हम बच्चे कभी भी आपके साथ मजाक नहीं करने वाले हैं ना। हम बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट को वो डेटा प्रोवाइड करवाते हैं जिसको स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आता है ना। आपको एक सिस्टमेटिक वे में बहुत कम चीज़ें यूट्यूब पर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप उसकी कदर करिए, उसको समझिए, है ना। ठीक है ना बच्चा। तो ये हमने 16 महाजनपदें बात करी। हमारा जितना भी 3 से 4 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो हम अपनी स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भी हमें बराबर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 16 महाजनपदों की बात कर ली, शक्तिशाली महाजनपदों की बात कर ली, महाजनपदों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है वो बात कर ली, महाजनपद की संज्ञा हमको कहाँ से मिली, महाजनपद शब्द कहाँ से आया ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो के साथ साथ अपना एक सिस्टमेटिक नोट्स भी बना रहे हैं, और यकीन मानिए आपका एक बेहतरीन नोट्स बनकर तैयार हो रहा है। क्लियर है बच्चा। तो वीडियो पसंद आए तो बच्चा वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने दोस्तों को बताइए। इसी के साथ ही बच्चा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उस क्वेरी को आपको आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व जरूर करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे उस आपकी क्वेरी को लेकर और उस वीडियो के थ्रू आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।